हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर डेली 9 PM MCQ प्रैक्टिस होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जो है और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हमारी रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है। गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने निम्नलिखित का अध्ययन किया। इन चारों ऑप्शन में से किस अपराध का अध्ययन गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने किया है। ए ऑप्शन है श्वेतपोशी अपराध, बी ऑप्शन है साइबर अपराध, सी ऑप्शन है कारपोरेट अपराध, डी ऑप्शन है संगठित अपराध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने जो है कौन से अपराध का अध्ययन किया है, कारपोरेट अपराध का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। हमारा सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने, ये जो है 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके संदर्भ में जो भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन चारों ऑप्शन में से क्या करना शुरू किया है। तो ए ऑप्शन है विकास के समाजवादी पथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं पुनः दृढ़तापूर्वक जाहिर की है। बी ऑप्शन है मिश्रित आर्थिक पथ के प्रति पुनः अभिमुखीकरण। सी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडलों को पुनर्जीवित किया। डी ऑप्शन है आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू किया है भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्लोबलाइजेशन पीरियड में। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता गया, वैश्वीकरण होता गया, वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। सामाजिक विकास सामरिक नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों और उनकी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के साथ एकीकृत करके आर्थिक विकास की प्राप्ति। बी ऑप्शन है मजदूर संघों की सामूहिक आवाज़ संरक्षित है और उनके सरोकारों को उचित तरह से संबोधित किया है। सी ऑप्शन है समाज के प्रत्येक वर्ग को संसाधन के रूप में मान्यता दी जिसे आर्थिक विकास से लाभान्वित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जीवन की शैक्षिक रोजगार स्वास्थ्य अन्य जीवन की शैक्षिक रोजगार स्वास्थ्य अन्य मूलभूत आवश्यकता पूरी हो गई है और उनकी पूर्ण सामर्थ्य की उपलब्धि हेतु अवसर प्रदान किए जाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और डी ऑप्शन क्या है, विकास प्रक्रिया को परंपरा तथा आधुनिकता के बीच साम्य की सुरक्षा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सामाजिक विकास की सामरिक नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सामरिक विकास नीति है इसका क्या लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को संसाधन के रूप में मान्यता दी जाए जिसे आर्थिक विकास से लाभान्वित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जीवन की शैक्षिक रोजगार स्वास्थ्य अन्य जीवन की शैक्षिक रोजगार स्वास्थ्य अन्य मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और उनकी पूर्ण सामर्थ्य की उपलब्धि हेतु अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अनुसूचित जनजातियों की भूमि जोत का औसत आकार है। क्या आकार है। ए ऑप्शन है अनुसूचित जातियों से बड़ा, बी ऑप्शन है अनुसूचित जातियों से छोटा, सी ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के जोत के समान, डी ऑप्शन है अन्य पिछड़ी जातियों की जोत से बड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं इनकी भूमि का जोत का आकार कैसा होता है, अनुसूचित जातियों से बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भारत में अपचारी किशोर किस आयु समूह के होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ए 12 वर्ष से कम, बी ऑप्शन है 14 वर्ष से कम, सी ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, डी ऑप्शन है 20 वर्ष से कम। तो भारत में जो अपचारी किशोर हैं ये किस आयु समूह के माने जाते हैं, 18 वर्ष से कम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बंधुआ मजदूरी। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण। बी ऑप्शन है उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण। सी ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर जातियों का आधिपत्य, उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य। फिर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन क्या है? ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों का उच्च जातियों का आधिपत्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये जो बंधुआ मजदूरी है यह जो है ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य ही बंधुआ मजदूरी होती है इसके कारण। ठीक है, ग्रामीण गरीबी के कारण और निरक्षरता के कारण जो है निम्न जातियों का उच्च जातियों का आधिपत्य जो है बंधुआ मजदूरी का कारण होता है। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? बताएं सारे लोग। तो अनुबंधुआ मजदूरी के लिए जो अनुच्छेद 23 है उसके अंतर्गत जो बेगारी है इसे जो है निषिद्ध कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्रभावी कानूनी संरक्षण की कमी। बी ऑप्शन है रोजगार सुरक्षा की कमी। सी ऑप्शन है प्रभावी व्यावसायिकता की कमी। डी ऑप्शन है लिंग पृथक्करण की कमी। तो निम्नलिखित में अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है क्या? डी ऑप्शन है लिंग पृथक्करण की कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित के संदर्भ में निर्जातीयता, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चूज़ करना है कि निर्जातीयता को कौन परिभाषित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन है अनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। बी ऑप्शन है अनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताएं। सी ऑप्शन है अनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। डी ऑप्शन है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो निर्जातीयता है यह जो है अनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं जो है संदर्भित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी। बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि। सी ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी। डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योगों का ह्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि। ठीक है, यह जो है कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। गांव से शहरों की ओर आना जो है ग्रामीण बेरोजगारी के कारण जो है गांव से शहर की ओर लोग आते हैं, ग्रामीण गरीबी के कारण, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर घरेलू उद्योग हैं उनका जो है ह्रास भी गांव से शहरों की ओर प्रस्थान करने का मुख्य कारण है। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि है यह गाँव से शहरों की ओर आने का कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, क्या बताती है? ए ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी का विस्तार। बी ऑप्शन है ग्रामीण अभिलेखों का विस्तार। सी ऑप्शन है शहरी संपन्नता का विस्तार। डी ऑप्शन है शहरीकरण की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ठीक है, जो ग्रामीण गरीबी के विस्तार की वजह से जो है भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या की वृद्धि है, और साथ ही साथ जो ये शहरीकरण की प्रक्रिया है यह भी जो है मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि शहरीकरण के कारण भी लोग रोजगार के संदर्भ में और औद्योगिकरण के संदर्भ में लोग आते हैं शहर की ओर। तो शहरीकरण की प्रक्रिया और ग्रामीण गरीबी का विस्तार ये दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि गरीबी के कारण वो शहर की ओर बढ़ते हैं, शहर की ओर में जाते हैं, और शहरीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी यहाँ पे दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दोनों हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रायः अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। तो यह जो है डिफिनेशन किसकी है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ए ऑप्शन है आंद्रे बेते, बी ऑप्शन है टी शानिन, ठीक है, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, डी ऑप्शन है ए वी चेनोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये डिफिनेशन टी शानिन का है, ठीक है। तो इनका ये कथन है कि जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। कौन, छोटे किसान, ठीक है, ऐसे छोटे कृषि उत्पादक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन, बी ऑप्शन है किसान आंदोलन, सी ऑप्शन है नृजातीय आंदोलन, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय स्वामित्व अधिकारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन जो है ग्रामीण भारत में सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, खेतीहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ये क्विज जो है आप लोग डेली करिए, और आपकी तरफ कोई और भी मतलब एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन की क्लासेज अगर ढूंढ रहा है तो उसे आप ज़रूर सजेस्ट करें। खेतीहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन है किसान कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, बी है भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होती है, सी है किसान अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है, डी है किसान यद्यपि अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है, अपनी जीविका की सुरक्षा के लिए वे अन्य कई गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खेतीहर ये किसान के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होती है, यह जो है सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है गुज्जर, बी ऑप्शन है संथाल, डी ऑप्शन है हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो अनुसूचित जनजातियाँ इनमें से कौन कौन सी है, भील, संथाल और हो। तो लेकिन ये जो गुज्जर है या जो है आदिवासी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है MS ए राव, बी ऑप्शन है घनश्याम शाह, सी ऑप्शन है KA सिंह, डी ऑप्शन है S फॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया बुक किसने लिखी है, ट्राइबल्स मूवमेंट्स ऑफ इंडिया लिखा गया है KA सिंह द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता गिट्स बताता है, क्या बताता है। 4 ऑप्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है शिक्षा में सीमा पार व्यापार, बी ऑप्शन है शिक्षा में स्थानीयकरण, सी ऑप्शन है शिक्षा में केवल राजनिधियन, डी ऑप्शन है प्राथमिक में कॉर्पोरेट द्वारा धन प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा में राज्य द्वारा धन प्रदान करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता गिट्स क्या बताता है, शिक्षा में सीमा पार व्यापार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विभिन्न देशों में विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रेमंड फर्थ, बी ऑप्शन है महबूब उल हक, सी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, डी ऑप्शन है AR देसाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, महबूब उल हक जो महोदय हैं, इन्होंने मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किया है। ठीक है, इन्होंने जो है ये पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्होंने विभिन्न देशों के विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इससे कौन संबंधित है? महबूब उल हक महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1988, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2005। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो ये टीवी में बहुत ज़्यादा इसका ऐड आता रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या वैश्विक उष्मीकरण नहीं उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव, बी ऑप्शन है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी, सी ऑप्शन है नैनो प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो वैश्विक उष्मीकरण उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नैनो प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह जो है वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देता है, जबकि हरित गृह ग्रीन हाउस के प्रभाव, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी, औद्योगिक विकास, ये सारे वैश्विक उष्मीकरण उत्पन्न करने में योगदान देता है। लेकिन जो ये नैनो प्रौद्योगिकी है, ये जो है उष्मीकरण प्रभाव में नहीं उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती है, यह किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता, बी ऑप्शन है नव उदारीकरण, सी ऑप्शन है नव मार्क्सवाद, डी ऑप्शन है नव फोर्डवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नव उदारीकरण। ठीक है, जो नव उदारीकरण है यह जो है मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम किया जाए। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप कम हो उसमें, और स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती है। यह कॉन्सेप्ट किसका है? नव उदारीकरण का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है रोगग्रस्तता दर, बी ऑप्शन है प्रजननता दर, बी ऑप्शन है मृत्यु दर, डी ऑप्शन है जनन शक्ति दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक समाज में जो विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की संख्या, औसत संख्या को क्या कहा जाता है? प्रजननता दर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों से में एकीकृत करें ताकि उनके उग्रवादी है या क्रांतिकारी बल बनने की संभावना कम हो। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट बताना है। क्या करेक्ट होगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन है राजनीतिक दलों से, बी ऑप्शन है हित समूहों से, सी ऑप्शन है मजदूर संघों से, डी ऑप्शन है साथी समूह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों में एकीकृत करें ताकि उनके उग्रवादी जो क्रांतिकारी बल हैं इनकी बनने की संभावना क्या हो? कम हो। तो यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट जो है रिलेटेड है मजदूर संघों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित रहता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लाभ में हिस्सा, जॉब सुरक्षा और कार्य की अच्छी स्थितियां। बी ऑप्शन है जॉब संतोष, जॉब सुरक्षा और नव प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन है शोषण, लाभ की उत्पत्ति और पुनर्निवेश। डी ऑप्शन है निगम, कारपोरेट उत्तरदायित्व, वैश्विक नेटवर्किंग और आसपास में लाभ आपस में बांटना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित रहता है? तो सामूहिक सौदेबाजी जो है लाभ में हिस्सा, जॉब सुरक्षा और कार्य की अच्छी स्थितियों पर केंद्रित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों 60+ जो है की जनसंख्या का अनुपात किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है स्थिरता, बी ऑप्शन है गिरावट, सी ऑप्शन है वृद्धि और डी ऑप्शन क्या है? शहरी क्षेत्रों में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, भारत में जो 60+ हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात जो है, जनसंख्या में वृद्धों की जो अनुपात है इस किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो वृद्धि को। ठीक है, तो भारत में 60+ जो हैं उनकी वृद्धि को ये दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है? ए ऑप्शन है लगभग 5वां हिस्सा, बी ऑप्शन है लगभग 1/4 हिस्सा, सी ऑप्शन है लगभग 1/3, डी ऑप्शन है लगभग आधा भाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लगभग 5वां हिस्सा। ठीक है, यह जो है भारत की नगरीय जनसंख्या का अनुपात है जो मलिन बस्तियों में निवास करता है। ठीक है, ये अनुपात के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और भारत में ज़्यादातर नगर में जो लोग रहते हैं वो उनकी जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, वो गंदे पानी और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर भोजन अस्वच्छकर, पानी भी ठीक नहीं रहता, लेकिन वो किसी तरह वहाँ पे गुजर बसर करते हैं। जैसे मुंबई में जो धारावी नामक स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ही सघन बस्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह वो जीविकापार्जन कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यह है कि मलिन बस्तियों में निवास करता है लगभग कितना अनुपात है भारतीय जनसंख्या का? लगभग 5वां हिस्सा। तो जो शहर में रह रहे हैं मलिन बस्तियों में तो वो भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनके पास आर्थिक सुविधाएँ ज़्यादा हैं वो ठीक ठाक तरीके से या बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोनों ही स्थितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यह धारणा किसकी है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो भारतीय जनजातियां हैं यह पिछड़े हिंदू थी? ए ऑप्शन। जीएस घुर्रे का यह मानना है कि जो जनजातियां हैं ये सारे जो है पिछड़े हिंदू थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पक्षियों की बहुत ढेर सारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग उन लोगों का चल रहा है। वो लोग आते हैं झुंड के झुंड, इसके बाद से फिर वापस आसमान में उड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर आसमान में उड़ते हैं। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें वो आकाश में उड़ने के लिए, और आप लोग भी प्रैक्टिस करें आकाश में उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो भी करने आप भी। तो सारे जीव जो है यहाँ पर प्रयासरत हैं, और जो प्रयास करता है उसे जो है सफलता अवश्य मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है DP मुखर्जी, सी ऑप्शन है आंद्रे बेते, डी ऑप्शन है YV दामले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया है? DP मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्यक्तियों, परिवारों और जनसंख्या के समूहों को उस स्थिति में गरीब कहा जा सकता है जब उनके आहार के प्रकार, क्रियाकलापों में प्रतिभागिता में कमी हो, उनके जीवन की स्थितियां और सुख सुविधाएं ऐसी हों जो पारंपरिक हो या कम से कम उस समाज में व्यापक रूप से प्रोत्साहित और अनुमोदित हो जिससे वह संबंध रखते हों, उनके संसाधन इतने कम हों
उनके बारे में औसत व्यक्ति या परिवार द्वारा उन्हें अपर्याप्त समझा जाए और उनके कारण सामान्य जीवन का तरीका, परंपरा और क्रियाकलापों से वंचित रहें। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है। यह जो है एक बुक है हर्लम बॉस का एंड अर्बन सोशियोलॉजी, पृष्ठ संख्या 297। इस बुक का जो है टाउनसेंड 1979। तो इस बुक का जो है यह एक स्टेटमेंट उठाया गया है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को उपर्युक्त पैराग्राफ में निम्नलिखित तरीकों में से गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है गरीबी अति निर्धनता के रूप में, बी ऑप्शन है गरीबी सापेक्षित वंचना के रूप में, सी ऑप्शन है गरीबी संसाधनों के ना होने पर, डी ऑप्शन है गरीबी क्रियाकलापों के बहिष्करण के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब ये जो है बुक का एक स्टेटमेंट है जिसे आपको बताना है क्या करेक्ट होगा। तो यह क्वेश्चन है कि संसाधन किसी के पास इतने कम हैं कि जिससे औसत व्यक्ति या परिवार द्वारा उन्हें अपर्याप्त समझा जाए और उनके कारण सामान्य जीवन का तरीका, परंपरा और क्रियाकलापों से वंचित हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वंचित हो। तो इनके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सापेक्षित वंचना। ठीक है, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके पास इतनी कम संसाधन है जिससे इनके परिवार का और उसका जो एक सामान्य जीने का तरीका होता है वह भी जो है बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। तो ये जो है सामान्य जीवन जीने का तरीका, परंपरा और क्रियाकलापों से वंचित होते हैं, इतना अपर्याप्त होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? गरीबी सापेक्षित वंचना के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन क्या है? ए है दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच ठेठ रूप से प्रचलित है। ये आपको क्या है, राइट है कि रॉन्ग? ये तो करेक्ट है ना। उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये कारण आर क्या दिया गया है? उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है। ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों इस करेक्ट है और इसका जो है सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 30 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे प्रतिघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के शुद्ध के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ये सुट्स हैं। ठीक है, सुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय सिद्धांत के रूप में त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है। ए ऑप्शन है जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिरुचि, बी ऑप्शन है कृत्रिमता, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठता, सी ऑप्शन है अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व, डी ऑप्शन है जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिरुचि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ समझा जाता है जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। ये जो हैं सुट्स के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है HR वेगनर, बी ऑप्शन है ए सुट्स, डी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो प्रतिघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक अल्फ्रेड सुट्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखें, लाइक कमेंट
का कार्य करता है, ताकि हम और भी थोड़ा उत्सुक होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, बी ऑप्शन है समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा, सी ऑप्शन है समाज में संसाधनों का वितरण, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। ठीक है, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र का उपागम किससे संबंधित होता है? जो सामाजिक व्यवस्था होता है उसका मूल आधार माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है एम वेबर, बी ऑप्शन है एम कॉम्ट, डी ऑप्शन है मिशेल फूको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? मिशेल फूको ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडर्न थिंकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है एच.एस. बेकर, सी ऑप्शन है डेनियल बेल, बी ऑप्शन है उलरिच बेक, डी ऑप्शन है सुसेन बेकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जोखिम समाज से कौन से थिंकर संबंधित हैं? उलरिच बेक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक प्रथाओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जे बॉडी लार्ड। ठीक है, इनका मानना है जो समसामयिक समाज है यह ऐसी मृतक संस्कृति है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आर्थिक संरक्षणवाद, सी ऑप्शन है जन पहल, बी ऑप्शन है जन सशक्तिकरण, डी ऑप्शन है जन क्षमता का सुदृढ़ीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आर्थिक संरक्षणवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 अभी कथन ए क्या है? प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से होता है। करेक्ट है। तर्क क्या दिया गया है? आर या सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकियों के रूप में ज्ञात दूरसंचार और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसे 4 कूटों में भरना है। ए सही है और आर उसका कारण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर उसका कारण नहीं है। डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? जनसंख्या के पिरामिड से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन है। प्रभुत्व की समस्या, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, सी ऑप्शन है विभिन्न उम्र पर लिंग अनुपात, डी ऑप्शन है जन्म समय अनुमानित जीवन संभावना। तो इसके जो है 4 ये समुच्चय चयन है, कोड दिया गया है। इनका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है ए और बी लेकिन सी और डी नहीं, बी ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये चारों ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन है केवल ए लेकिन बी सी और
डी नहीं है इसमें, डी ऑप्शन है, सी डी, लेकिन ए और बी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जनसंख्या के पिरामिड से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चारों ही, ठीक है। प्रभुत्व की समस्या, जन्म और मृत्यु दर, विभिन्न उम्र पर लिंग अनुपात और जन्म के समय अनुमानित जीवन विश्व, जनसंख्या के पिरामिड से ये चारों ही जानकारियां हमें मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अंकगणितीय वृद्धि, बी ऑप्शन है सकारात्मक रोध, सी ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, डी ऑप्शन है निवारक रोध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? बी ऑप्शन सकारात्मक रोध यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। डीपी मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया है, बी ऑप्शन है उन्होंने मार्क्स, डिल्थे और वेदांत उपागम को मिला दिया है, सी ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय परंपराओं के अंतर किया जा सकता है, डी ऑप्शन है आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो डीपी मुखर्जी के संबंध में कौन सा गलत कथन है? उन्होंने मार्क्स, डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट। एक मिनट, इस गलत पूछ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन, ठीक है, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, ये डीपी मुखर्जी के संबंध में गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ये गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। क्या शामिल है? ए ऑप्शन है संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार भी होता है, बी ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्र तक सीमित होती है, सी ऑप्शन है एक क्षेत्रीय समाज दूसरे समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है, डी ऑप्शन है मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं का ग्रहण कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गिडेंस की जो क्षेत्रीयता की संकल्पना है, इसमें क्या क्या शामिल है? संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के भी पार भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एशुट्स, सी ऑप्शन है पी बर्जर, बी ऑप्शन है ई हर्सल, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर किसने स्पष्ट किया है? जे हैबरमास महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? गिडेन श्रोकल, ये गिडेंस है, ठीक है। गिडेंस श्रोकल सिद्धांत में निम्नलिखित में से, ये गिडेंस है, ठीक है, निम्नलिखित में से शामिल है। क्या शामिल है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एकल व्याख्यात्मक, बी ऑप्शन है दोहरा व्याख्यात्मक, सी ऑप्शन है बोली व्याख्यात्मक, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो गिडेंस श्रोकल है यह सिद्धांत दोहरा व्याख्यात्मक में शामिल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। जे हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है? चार ऑप्शन है। पहला है आर्थिक संकट, दूसरा है राजनीतिक संकट, तीसरा है वैध संकट और चौथा है विवेक संकट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है। तो हैबरमास ने किन संकटों के बारे में बताया है?
ए ऑप्शन है आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, विवेक संकट। बी ऑप्शन है आर्थिक संकट, वैध संकट, विवेक संकट। सी ऑप्शन है राजनीतिक संकट, वैध संकट, विवेक संकट। डी ऑप्शन है आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और वैध संकट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जे हैबरमास महोदय ने आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट के बारे में जो है उल्लेख किया है। तो पहला, तीसरा और शामिल है। तो ये आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट इन चारों ऑप्शन में किस में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट इन तीनों ही संकट के बारे में जे हैबरमास ने उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उस तार्किक क्रम में लगाइए इसमें ये पीटर बर्जर है। ठीक है, पीटर बर्जर ने उनकी व्याख्या की है। ए ऑप्शन है स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण, बाह्यकरण। बी ऑप्शन संस्थागत, वैधिकरण, बाह्यकरण, स्वभावगत। सी ऑप्शन है स्वभावगत, वैधिकरण, बाह्यकरण, संस्थागत। डी ऑप्शन है वैधिकरण, संस्थागत, स्वभावगत और बाह्यकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और बाह्यकरण को पीटर बर्जर ने व्याख्या की है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 45 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फिर आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़े। थैंक यू।